Hello, good morning, students. I am your SST teacher Nita Taneja. Yes, students, we were reading history, chapter 2nd, New Kings and Kingdoms. Yes, today our second part is today we are reading about Cholas. Yes, please open your book, Cholas. Yes, look into the book. Yes, from here it is Cholas. Okay, students, we were reading about this Cholas from Uriyar to Thanjavur. हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर? चोलाज ने अपनी पावर जो है किस तरीके से इंक्रीज की थी? अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुतियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा. जो कावेरी नदी का जो डेल्टा था वहाँ पर ये मुतियास जो थे उन्होंने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया था. दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ द कांचीपुरम. यस, पल्लवास जो किंग थे, कांचीपुरम के पल्लवास जो थे वो उनके सबऑर्डिनेट्स होते थे जो कावेरी डेल्टा पर उनका मुटियार ने जो पावर हेल्ड की थी. नाउ विजयालाज हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलाज फ्रॉम ओरियारपुर. ओरियारपुर के जो चोलाज थे उनके जो मेन चीफ हेड थे वो कौन थे? विजयालाज. ओके स्टूडेंट, विजयालाज जो थे वो चोलाज जो ओरियार के थे उनके हेड थे. ये देखिए मैप स्टूडेंट्स, ये से देखिए मैप के अंदर ये रहा यहाँ पर चोलाज के नीचे यहाँ पर उरियारपुर एंड थांजवापुर है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थांजवापुर और उरियारपुर. ठीक है, यहाँ से इन्होंने जो चोलाज थे उन्होंने अपनी पावर जो है गेन करनी स्टार्ट की थी और इस तरीके से ये पूरे के पूरा जितना बड़ा चोलाज है वहाँ तक इनकी पावर एस्टेब्लिश हो गई थी. एंड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी तक उन्होंने काफ़ी अपनी पावर गेन कर ली थी. ही बिल्ड द टाउन ऑफ द थांजवार एंड द टेम्पल ऑफ द गॉडेस निशुम्बेसुदनी. और इसी तरीके से उन्होंने अपना थांजवार तक और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना एक टेम्पल बनाया था गॉडेस निशुम्बेसुदनी का. नाउ द सक्सेसर ऑफ द विजयालय कॉन्क्वेर नेबरिंग रीजन एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर. और उनके विजयालय के जो सक्सेसर से जो उनके आगे उनके बेटे हैं या आगे की उनकी जो न्यू जनरेशन्स थी दैट इज सक्सेसर्स. उनके जो सक्सेसर्स थे विजयालय के और उन्होंने अपने नेबरिंग के जितने भी रीजन्स थे वहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे करके अपना किंगडम ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था. The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made from the kingdom राजार्या वन. और राजार्या वन जो थे पांड्यान और पल्लवा के टेरिटरीज और साउथ और नॉर्थ तक उन्होंने पूरा अपना किंगडम जो है वो बना लिया था. और जो राजार्या फर्स्ट थे कंसिडर्ड मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, वो सबसे ज़्यादा चोलास के सबसे पावरफुल माने जाते थे. और वो अपने किंग कब बने थे? 985 के अंदर. एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़. और उन्होंने उस एरिया के सारा जो एरिया था मोस्टली वो सारा का सारा एरिया एक्सपेंड कर लिया था. ही ऑल्सो रिकोगनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. और इस तरीके से वो अपने एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन का सब कुछ वो देख रहे थे. राजा सन, उनके जो सन थे राजेंद्र वन, उन्होंने भी अपनी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया और रेज द गंगा वैली. और उन्होंने अपना सारा जो राज्य था वो गंगा वैली, श्रीलंका और बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे साउथ ईस्ट एशिया और सब कुछ उन्होंने वहाँ तक अपना कवर अप कर लिया था. डेवलपिंग नेवी. और इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो नेवी थी उसको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको एक्सपेंड कर लिया था. नाउ द स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स. बिग टेम्पल्स थांजवार एंड द गंगोईकोंडास चोलापुरम बिल्ड बाय राजार्या एंड राजेंद्र. ये सब किसने बनवाए थे? राजा और उनके सन राजेंद्र ने. और वहाँ का जो आर्किटेक्चरल था, जो स्कल्पचर्स था, ये बहुत ही ज़्यादा मार्वलस था. चोलास टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ द सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम. और टेम्पल जो थे उसके चारों तरफ धीरे धीरे बहुत सारी सेटलमेंट्स होने लगी थी. दीज वर द सेंटर. ये वो सेंटर्स थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शंस होने लगा था. जो टेम्पल्स थे सिर्फ टेम्पल्स नहीं रह गए थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो अपना लाइवलीहुड के लिए बहुत सारे एरियाज़ कवर अप कर लिया था. वहाँ गारलैंड्स, मार्केट्स वगैरह, शॉप्स, इस तरीके से छोटे छोटे क्राफ्टमैन्स बैठने लगे थे. टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोड विद लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज अदर्स. और टेम्पल जो है वो
जो लैंड थी वो बड़े बड़े राजाओं को दी जाने लगी। द produce of this land went into the maintaining of the specialist who worked at the temple and very often lived near। और वो जो लैंड थी वो बड़े बड़े राजाओं को उनको टेम्पल्स के लिए देते थे और उसको वो बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे। और वहाँ पर जो वर्क करने वाले लोग होते थे, लैंड सिर्फ राजा के अकॉर्डिंग ही नहीं होती थी, वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग वहाँ वर्क किया करते थे, उससे लैंड से टेम्पल में जो भी पैसा मनी वगैरह कलेक्ट होती थी उसको वो ये सब लोग टेम्पल में वर्क करने वाले लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। जैसे प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियंस, डांसर्स, इन सब लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स आर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप। उस टेम्पल जो सिर्फ पूजा के लिए, वर्शिप के लिए यूज़ नहीं होते थे, दे वर द हब ऑफ द इकोनॉमिक। वहाँ पर किस लिए भी होता था, यूज़ होते थे वो एज ए इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ वहाँ पर हुआ करती थी। कल्चरल लाइफ में जैसे डांसेस हो गए उस टाइम के, और म्यूजिशियंस, म्यूज़िक से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वहाँ यूज़ होते थे। सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गई थी, तो टेम्पल्स जो हैं वो सिर्फ वर्शिप के लिए वहाँ यूज़ नहीं होते थे। अमंगस्ट द क्राफ्ट ऑफ द एसोसिएशन विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ द ब्रॉन्ज इमेजेस। वहाँ पर टेम्पल्स में इस तरीके से बहुत सारी ब्रॉन्ज की इमेजेस वगैरह बनाई जाने लगी। चोलास ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोलास के टाइम पर जो ब्रॉन्ज की इमेजेस थी वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फाइन क्वालिटी की, फाइन मानी जाती थी। वाइल मोस्ट इमेजेस वर द डिटीज़, और इसके अलावा कुछ इमेजेस जो थी वो वहाँ पर वर्क करने वाले जो डिवोटीज़ होते थे उनकी भी कुछ इमेजेस वहाँ बनाई जाती थी वहाँ की वॉल्स के ऊपर। नाउ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। उस टाइम पर चोलास के टाइम पर एग्रीकल्चर कैसा था, इरिगेशन किस तरीके से होता था, अब हम ये देखेंगे। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। और चोलास की बहुत सारी अचीवमेंट्स थी एग्रीकल्चर लाइफ को लेकर के। अगर हम मैप को अच्छे से देखें तो ये देखिए मैप में ओरियार के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर हमें दिखाई देंगी कावेरी रिवर, ठीक है। नोटिस दैट द कावेरी रिवर ब्रांचेज ऑफ इनटू द सेवरल स्मॉल चैनल्स। कावेरी रिवर जो थी उसको सेवरल स्मॉल चैनल्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट द बे ऑफ बंगाल। और दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, और जब ये पूरे भर जाते थे तो ये ओवरफ्लो होने लग जाते थे, और इन ओवरफ्लो से फिर वो क्या करते थे कि उस वाटर को जो फर्टिलिटी के लिए यूज़ कर लेते थे, डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉयल एंड देयर बैंक। वाटर फ्रॉम दीज चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी मॉइस्चर फॉर द एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के यहाँ से प्रॉपर उनको मॉइस्चर मिल जाता था। पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ द राइस, मेनली राइस की कल्टिवेशन के लिए, क्योंकि राइस की कल्टिवेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। ऑल्दो एग्रीकल्चर है डेवलप्ड अर्लियर इन द अदर पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, और इसी तरीके से वो तमिलनाडु के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी यूज़ होने लगा। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th and 6th सेंचुरी, और ये कब की बात है, 5th और 6th सेंचुरीज के अंदर, दैट देयर इज एरिया वाज द ओपन फ्रॉम द लार्ज स्केल कल्टिवेशन। वहाँ पर बहुत बड़ा कल्टिवेशन होता था। फिर धीरे धीरे फॉरेस्ट जो थे उनको क्लियर किया जाने लगा था, लैंड वहाँ से बनने लगी थी, उस लैंड को फिर लेवल में करने लगे इन द डेल्टा रीजन के लिए, हैड द वेल टू द प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ द चैनल्स। और उससे उन लोगों ने जो है कई सारे कैनाल्स बना दिए थे, कैनल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड टू द कैरी वाटर टू द फील्ड, और ये जो कैनल्स थे ये फील्ड तक वाटर लेवल को लेकर के जाते थे। इन मैनी एरियाज़ 2 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर, और इस टाइम पर 2 क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो की जाती थी। इन मैनी केसेज इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, और कई क्रॉप्स के लिए जो है वाटर आर्टिफिशियली वाटर भी ज़रूरी होता था। वैरायटी ऑफ द मैथड, इरीगेशन का बहुत सारे मैथड यूज़ किए जाने लगे थे। सम एरियाज़ वहाँ पर कई जगह पर वेल्स को डग किया गया, इन अदर प्लेसेस ह्यूज और बड़े बड़े टैंक्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टेड किए गए रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क रिक्वायर, और ये जो इरीगेशन था ये वहाँ की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन लेबर जो होती थी ये सब मेंटेन करते थे दीज वर्क्स को, एंड डिसाइडेड टू हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, और ये सब मिलकर डिसाइड करते थे कि वाटर को है किस तरीके से कहाँ पर जो है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन द विलेजेस, जो रूलर्स थे या जो वहाँ के वर्कर्स होते थे विलेज के, वो सब मिलकर इन सब चीज़ों की, इन एक्टिविटीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करते थे। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? उस टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था? सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट्स, जो किसान थे उनको उस टाइम पर हम उर बोलते थे,
चोलास के टाइम पर बिकेम प्रोस्पेरस, वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस, मनी आने लगी थी उनके पास विद द स्प्रेड ऑफ द इरीगेशन, क्योंकि इरीगेशन एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होने लगा था। ग्रुप ऑफ द सच विलेज, ऐसे विलेजेस के अंदर लार्ज यूनिट ऑफ द कॉल्ड, ऐसे जो लार्ज अमाउंट के लोग हो जाते थे उनको बोलते थे नाडूज। द नाडूज विलेज काउंसिल, और जो नाडूज होते थे ये वहाँ के विलेज के काउंसलर्स होते थे और परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, डिस्पेंसिंग, जस्टिस से रिलेटेड या कहाँ से टैक्सेस को कलेक्ट करना है, ये सब मिलकर नाडूज जो है ये डिसाइड किया करते थे मीटिंग में। नाउ रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलास कास्ट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नाडूज, और जो बहुत ज़्यादा रिच पीजेंट्स होते थे वो ये सारे नाडूज के अफेयर्स को, इन सबको कंट्रोल करते थे अंडर द सुपरविजन ऑफ द चोलास गवर्नमेंट। द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल, जो उस टाइम पर जो चोलास थे, जो रिच पीजेंट्स होते थे, लैंड ओनर जिन पर ज़्यादा लैंड होती थी, उनको उस टाइम पर म्यूवेन डिक्वेलम कहा जाता था। आई मीन अ वेलन और अ पीजेंट्स सर्विस 3 किंग्स, जो तीन राजाओं के डिफरेंट किंग्स की सर्विसेज करते थे, और या उनको चीफ बोला जाता था एज द मार्केट्स ऑफ द रिस्पेक्ट, ताकि उनको पूरी मार्केट के अंदर उनकी रिस्पेक्ट मिलती थी। एंड एंश्योर्ड देम द इम्पोर्टेंट ऑफिस, और उनके स्टेट ऑफ द जो सेंटर होते थे वहाँ पर वो इम्पोर्टेंट उनको ऑफिसेज भी उनको प्रोवाइड किया जाता था वर्क करने के लिए। नाउ वी हैव सीन द ब्राह्मणास ऑफन रिसीव्ड लैंड, हमने देखा कि ब्राह्मण जो होते थे उनको, जो बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण थे उनको लैंड जो है वो उनको गिफ्ट की जाती थी, तो उनको बोला जाता था ब्रह्म देव्यास। मीन्स कि ब्राह्मण देव्या वो होता था जिसके अंदर ब्राह्मण्स को हम लैंड जो है वो उनको ऑफर करते हैं। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ द ब्राह्मण सेटलमेंट्स एमर्ज्ड इन द कावेरी वैली इन अदर पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया, और इस तरीके से उनको लैंड मिलने के कारण बहुत सारे ब्राह्मण जो थे वो कावेरी वैली के पार्ट में साउथ इंडिया में एस्टेब्लिश इमर्ज हो गए थे। नाउ ईच ब्राह्मण देव्या वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ द प्रोमिनेंट ब्राह्मणास लैंड होल्डर, जो लैंड होल्डर ब्राह्मण की जो लैंड होल्डर होती थी वो उस समय उसके सभा होल्डर भी बना दिए जाते थे। दीज असेंबलीज वर एफिशिएंटली, और ये जो असेंबलीज होती थी उनके अंडर में बहुत अच्छे से वर्क करती थी। देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इंस्क्रिप्शंस, उनका जो भी डिसीजन लिया जाता था उनकी डिटेल में राइट किया जाता था। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ द टेम्पल्स। एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स की जो एसोसिएशंस होती थी उनको हम किस नाम से जानते थे, नागा रागम। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म, और ये भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और टाउन के अंदर ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती थी। इंस्क्रिप्शंस जो होते थे फ्रॉम उत्तरेन्यूरू इन द चिंगलेपुत डिस्ट्रिक्ट के, तमिलनाडु के अंदर जो चिंगलेपुत डिस्ट्रिक्ट था, प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज, वो बताते थे कि किस तरीके से वहाँ पर सभा जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। द सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन, टेम्पल एक्सेट्रा। नेम ऑफ दीज एलिजिबल टू बी नंबर ऑफ द दीज कमेटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीव। इनको जो है डिफरेंट वर्कआउट दिए गए थे इरिगेशन वर्क से रिलेटेड, गार्डन, टेम्पल्स, ठीक है। इनको नेम ऑफ दीज एलिजिबल, और इनको एक पाम लीव्स के ऊपर एक टिकट के फॉर्म में इनको लिख करके राइट करके दिया जाता था कमेटी के द्वारा। दीज टिकट्स वर पुट इनटू द, और इन टिकट को फिर एक अर्दन पॉट के अंदर वो डाल दिया जाता था। विच फॉर्म अ यंग, और कोई एक यंग बॉय आकर के उनमें से उस टिकट को निकालता था 1 by 1 ऑन ईच कमेटी, और इस तरीके से हर एक कमेटी के लोगों को वहाँ पर चुना जाता था। तो आई थिंक दिस मच इज़ योर टुडेज टॉपिक। नाउ वी हैव completed our history chapter 2. I hope you very well understand your chapter. Stay safe, stay home. Thank you.